नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। 14वीं जेपीएससी का सीएम ने लौटा दी फाइल, कट ऑफ डेट बढ़ने की संभावना लगभग समाप्त। 14वीं जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट की संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने बगैर किसी निर्देश के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को मंगलवार की शाम फाइल लौटा दी। फाइल लौटाने के साथ मुख्यमंत्री की ओर से कार्मिक विभाग को कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए गई फाइल पर सिर्फ स्थगित शब्द की टिप्पणी की गई है। इस तरह उम्र सीमा में छूट देने की संभावना क्षीण हो गई है। जेपीएससी 14वीं का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की बैठक भी नहीं होने वाली है, इसलिए मामला उलझ गया है और उम्र सीमा में छूट की उम्मीद खत्म हो गई है। मालूम हो कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उम्र सीमा में छूट देने का कार्मिक ने प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 दिया गया था, जबकि 14वीं जेपीएससी के विज्ञापन में इस बार उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 तय किया गया है। कार्मिक के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस विषय को स्थगित रखने का आदेश दिया था। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि सरकार नए सिरे से उम्र सीमा में कुछ और छूट दे सकती है। इसके लिए फिर से आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी था। नियमानुसार जब कोई विषय कैबिनेट के द्वारा स्थगित कर दी जाती है तो संबंधित विभाग विभागीय मंत्री के निर्देश पर फिर से प्रस्ताव तैयार करता है। यहाँ भी जब कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया तो फिर से उम्र सीमा में छूट देने के लिए कार्मिक को प्रस्ताव तैयार करना था। इसके लिए मुख्यमंत्री का आदेश अनिवार्य था, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्थगित हुई संचिका को बगैर किसी निर्देश के कार्मिक को लौटा दिया। इस तरह नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने का विषय फिलहाल समाप्त हो गया है। दुबई में फंसे झारखंड के 11 मजदूर सुरक्षित लौटे, कोलकाता एयरपोर्ट से घर रवाना। दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों में से 11 गुरुवार को सकुशल अपने घर लौट आए। सभी मजदूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचे, जहां समाजसेवी सिकंदर अली ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें बस से हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना किया गया। अपने देश लौटते ही मजदूरों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ छलक रही थी। मजदूरों ने बताया कि पर्याप्त रोजगार और उचित मजदूरी के अभाव में ही वे मजबूरीवश विदेश का रुख करते हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ईएमसी कंपनी के माध्यम से दुबई में ट्रांसमिशन लाइन परियोजना में काम करने गए थे। वहां कंपनी द्वारा समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था और उनसे तय समय से अधिक काम लिया जा रहा था। इसके कारण उन्हें रहने और खाने पीने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजदूरों ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से साझा कर सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने सक्रिय पहल की, जिसके बाद मजदूरों की वापसी सुनिश्चित हो सकी। समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा कि सरकार से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और रोजगार के बेहतर प्रबंध की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। अपने घर लौटे मजदूरों में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिलों के श्रमिक शामिल हैं। दुमका में आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे मां बेटी का शव बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस। दुमका नगर थाना क्षेत्र स्थित वीर कुंवर सिंह चौक के समीप सदर आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पिछले बरामदे पर एक अर्धविक्षिप्त महिला और उसकी बेटी का शव बरामद किया गया है। दोनों के चेहरे पर खून के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या की गई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है। बुधवार को मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे लोगों ने देखा कि दुमका नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सदर इंस्पेक्टर कार्यालय के समीप पिछले बरामदे पर एक 30 वर्षीय महिला और उसकी बच्ची का शव पड़ा है। देखते ही देखे ये खबर चारों ओर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दोनों के नाक और मुंह से खून निकल रहा है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या हुई है। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने बताया कि ये महिला पिछले कुछ दिनों से इधर ही भटक रही थी। कभी कभी इसके साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी रहता था। हालांकि महिला कौन थी, कहां से आई थी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। महिला और बच्ची दोनों साथ रहती थी, जिससे ये पता चलता है कि दोनों मां बेटी है। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी तो मौके पर नगर थाना की टीम पहुंची। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ में ये प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले उसकी शिनाख्त की जाए। इस संदर्भ में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार से फोन पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि शव मिलने की जानकारी मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। छानबीन के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा।
अब 24 फरवरी को होगी इंटर की परीक्षा, मतदान के कारण बदला शेड्यूल। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव का असर अब शैक्षणिक कैलेंडर पर भी दिखने लगा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए इंटरमीडिएट समेत कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया है। 23 फरवरी को निर्धारित इंटर की परीक्षा अब 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परिषद की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हिंदी बी और मातृभाषा विषय की इंटरमीडिएट परीक्षा 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। पहले ये परीक्षा 23 फरवरी को होना थी, लेकिन उसी दिन निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। परीक्षा और मतदान एक साथ होने से छात्रों को परेशानी हो सकती थी, जिसे देखते हुए तिथि में बदलाव का निर्णय लिया गया है। 11वीं कक्षा की परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी परिवर्तन किया गया है। अब ये परीक्षा 25, 26 और 28 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक विषय 40 अंकों का होगा। चुनावी व्यस्तता और संसाधनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। 27 फरवरी को मतगणना निर्धारित है। इसी कारण 8वीं कक्षा की परीक्षा, जो पहले उस दिन होनी थी, अब 2 मार्च को कराई जाएगी। 8वीं की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। इसके लिए छात्र 20 फरवरी से जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। 9वीं कक्षा के परीक्षा कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। अब 9वीं की परीक्षाएं 6 और 7 मार्च को होंगी। संबंधित छात्र 24 फरवरी से अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 8 मार्च से 18 मार्च के बीच पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना प्रस्तावित है। परीक्षा तिथि और चुनावी कार्यक्रम के टकराव को लेकर विद्यार्थी लगातार संशोधन की मांग कर रहे थे। परिषद के इस फैसले से परीक्षार्थियों को राहत मिली है। जैक ने छात्रों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे संशोधित तिथियों के अनुसार तैयारी सुनिश्चित करें और समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। जमशेदपुर में दिन दहाड़े फल व्यवसायी को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर जिले के गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक फल व्यवसायी पर गोली चलाई और फरार हो गए। व्यवसायी का इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना से सटे प्लेग्राउंड में अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारी है और फरार हो गए हैं। मामले में कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक गोलमुरी थाना से कुछ दूरी पर अज्ञात अपराधियों ने कन्हैया यादव नाम के युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल के आसपास कुछ लोग मौजूद थे। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि एक युवक को गोली लगी है, जिसका टीएमएक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। उनकी पहचान और तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। दखल-दिहानी के खिलाफ फूटा गुस्सा, जयप्रकाश नगर के लोगों ने रातों रोड किया जाम। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पीछे स्थित जयप्रकाश नगर में दखल-दिहानी की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने रातों रोड कब्रिस्तान के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम होने से रातों रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 में लगभग 48 डिसमिल जमीन की विधिवत खरीदारी की गई थी। जमीन आदिवासी रैयत से ली गई थी और इसके एवज में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था। लोगों का दावा है कि जमीन की खरीद बिक्री आपसी सहमति से हुई थी और वे पिछले कई वर्षों से वहां मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन जमीन के मूल मालिक की ओर से बाद में मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट से दखल दिहानी का आदेश प्राप्त कर लिया गया। मंगलवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कोर्ट के आदेश के तहत जयप्रकाश नगर में बने कुछ घरों को तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए उनके आशियाने उजाड़ दिए गए। कई परिवारों का आरोप है कि उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर घर बनाया था, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कार्यवाही पर रोक लगाने, मामले की पुनः जांच कराने और पीड़ित परिवारों को न्याय
दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि यदि जमीन लेन देन में कोई कानूनी समस्या थी तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की है। आम लोगों को बेघर करना समाधान नहीं है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत ही कार्रवाई की गई है। देर शाम तक वार्ता जारी रहने की खबर है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, जबकि प्रभावित परिवार न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। जामताड़ा में एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी। योनो अधिकारी बनकर कस्टमर्स को लगाते थे फोन। एसबीआई योनो के नाम पर साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 फर्जी मोबाइल और 8 फर्जी सिम भी बरामद किए गए। ये सभी अपराधी एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के डिम्बावाड़ी गांव में बांस झूड़ के पास साइबर अपराध के अड्डे पर छापेमारी की। यहां से कुल 4 साइबर आरोपियों को पकड़ा गया जो एसबीआई योनो के नाम पर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथ सभी साइबर आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल जामताड़ा एसपी के मोबाइल पर योनो एपी के फाइल भेजकर साइबर अपराधी फर्जीवाड़ा एवं साइबर ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। एसपी के मोबाइल पर योनो एपी के फाइल मिलने पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ, जिसके बाद साइबर थाना की पुलिस ने टीम गठित कर ट्रैकिंग का काम शुरू किया। गुप्त रूप से पता चला कि कर्माटांड थाना क्षेत्र के डिम्बावाड़ी गांव में बांस झूड़ के पास कुछ साइबर अपराधी योनो के नाम पर साइबर धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ के क्रम में साइबर आरोपियों ने बताया कि ये लोग योनो के पदाधिकारी बनकर कस्टमर को फोन लगाते थे। व्हाट्सएप कॉलिंग कर ये बोलते थे कि आपका योनो काम कर रहा है या नहीं, आपका योनो अपडेट नहीं है, और तुरंत व्हाट्सएप पर एपी के फाइल भेजकर योनो को देखने को बोलते थे। जिसके बाद साइबर अपराधी ग्राहकों के मोबाइल फोन हैक करके लाखों रुपए उड़ा लेते थे। पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए साइबर आरोपियों द्वारा लाखों की साइबर ठगी की गई है। पुलिस द्वारा ये छानबीन की जा रही है उनके जब्त मोबाइल और सिम से कितने लोगों से साइबर ठगी की गई है। एसपी राजकुमार मेहता ने पकड़े गए साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ खुलासा करते हुए बताया कि उन्हीं के मोबाइल पर साइबर आरोपियों द्वारा योनो के माध्यम से साइबर ठगी करने का झांसा दिया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ट्रैकिंग करना शुरू किया और पुलिस टीम गठित कर छापामारी अभियान चलाया गया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी गिरिडीह जिले के आलापुर के रहने वाले हैं, जो जामताड़ा में साइबर अपराधी के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। एसपी के मुताबिक इनके द्वारा लाखों की साइबर ठगी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के बागोड़ी मोड़ पर ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बागोड़ी मोड़ पर बुधवार को ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के तारा निवासी सत्यम कुमार 20 वर्ष के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सत्यम कुमार एक शोरूम से बाइक लेकर दूसरे शोरूम में पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान बागोड़ी मोड़ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक युवक समेत बाइक को करीब 15 मीटर तक घसीटता चला गया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक व खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में बिछाए गए ऐसे विस्फोटक आम ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे उनका अब जंगल जाना भी जोखिम भरा हो गया है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल इस इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। हाईकोर्ट का आदेश, डेवलपमेंट एरिया में सिर्फ आरआरडीए ही करेगा नक्शा पास, पंचायत दखल पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आरआरडीए को अपने डेवलपमेंट एरिया में भवन निर्माण का नक्शा पास करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में जिला परिषद और मुखिया किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने आरआरडीए का पक्ष रखा। अदालत ने मामले में फिलहाल यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है। अवैध निर्माण को सील या डिमोलिश करने से जुड़े मामलों पर अब 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरआरडीए एक टेक्निकल बॉडी है जो मास्टर प्लान के तहत काम करती है। मास्टर प्लान के अनुरूप ही वो नक्शा स्वीकृत करती है और रीजनल डेवलपमेंट का कार्य करती रहेगी, इसलिए उसे नक्शा पास करने का अधिकार है। गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि जिस एक्ट के तहत आरआरडीए नक्शा पास करता है वो मान्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया था कि पंचायत राज अधिनियम के तहत आने वाले क्षेत्रों में आरआरडीए का नियंत्रण नहीं होगा। उस आदेश में याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ जारी डिमोलिशन और सीलिंग आदेश रद्द कर दिए गए थे। राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी, जिस पर अब ये अंतरिम आदेश आया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। एनएचएम में 298 संविदा पदों की बहाली पर लगी रोक, सीएमओ ने जांच का दिया आदेश। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के तहत 298 संविदा पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर सीएमओ ने रोक लगा दी है। बताते चलें कि 20 जून 2025 को एनएचएम पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद परीक्षा दी गई, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस पर आरोप लगाया गया, ये कहते हुए कि परीक्षा फेयर नहीं हुआ है। बताते चलें कि एनएचएम द्वारा 39 पद वरीय अस्पताल प्रबंधक के लिए, 208 पद अस्पताल प्रबंधक के लिए, 29 पद वित्तीय प्रबंधक के लिए और आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 29 पदों का आवेदन मांगे गए थे। इन सभी पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति की जानी थी। वहीं इन सभी पदों के लिए 41,000 से 60,000 रुपए तक मासिक मानदेय निर्धारित किया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने एचएनएम के प्रशासनिक पदाधिकारी के माध्यम से एचआर सेल से स्पष्टीकरण मांगा था और साथ ही पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया था। बहरहाल जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप योग्य अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर रखने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने की शिकायतें सच निकली। इसकी जानकारी झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को दी। बताते चलें कि 28 और 29 नवंबर को चयन प्रक्रिया प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले 31 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर अभ्यर्थियों को दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा गया था। इसके लिए उन्हें केवल 2 दिन 1 और 2 नवंबर का समय दिया गया था, जबकि इंटरव्यू 3 नवंबर को होनी तय थी। हालांकि झारखंड में बहाली और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगना कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। रिम्स में मरीज को कथित एक्सपायरी दवा देने पर जांच के आदेश। रिम्स प्रबंधन के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला आया है कि एक मरीज को कथित रूप से एक्सपायरी दवा दी गई है। इस घटना को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए प्रबंधन ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि ये जांच की जाएगी कि संबंधित मरीज को किन परिस्थितियों में उक्त दवा दी गई। साथ ही अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक की भी व्यापक जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इधर चिकित्सा अधीक्षक, अपर चिकित्सा अधीक्षक और उपाधीक्षक ने इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ ब्रेन हैमरेज पीड़ित मरीज से मुलाकात की। इलाज कर रहे डॉक्टर ने जानकारी दी कि संबंधित दवा दिए जाने के बाद मरीज की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं पाया गया है। मरीज का इलाज लगातार चिकित्सकीय निगरानी में जारी है। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि संस्था मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस शिक्षा कोष से सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तारीख 31 मार्च। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा कोष से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से पत्र जारी कर सभी संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत केवल एक बच्चे के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें पुत्र के लिए कक्षा 11 या उससे ऊपर तथा पुत्री के लिए कक्षा 8 या उससे ऊपर में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर 31 मार्च 2026 तक पुलिस मुख्यालय रांची में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक बिंदुओं को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी, एसपी तथा संबंधित शाखाओं को निर्देश दिया है कि योग्य पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए समय सीमा के भीतर आवेदन भेजना सुनिश्चित करें। खूंटी में फुल्कू नदी किनारे से अज्ञात युवती का शव बरामद,
मामले की जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोडमा गांव के पास फुल्कू नदी के पास से बुधवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर तोरपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सुबह नदी किनारे शव दिखाई देने के बाद इसकी जानकारी तुरंत तोरपा पुलिस और उप प्रमुख को दी गई। सूचना मिलते ही उप प्रमुख संतोष, तोरपा थाना प्रभारी मुकेश यादव और एसआई रोशन खाखा सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के गांव, टोला, मोहल्लों और नजदीकी थानों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि युवती नदी किनारे कैसे पहुंची और इस घटना में कौन कौन शामिल हो सकता है। थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के संकेत मिले हैं। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है और पहचान सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। झारखंड स्थित पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। बताते चले कि सारंडा अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सारंडा की तिरिल पोशी जंगल में आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तिरिल पोशी गांव के कुछ ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल में लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करने गए थे। इसी दौरान जमीन के भीतर छिपाकर लगाए गए प्रेशर आईईडी पर एक ग्रामीण का पैर पड़ गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। वहीं इस धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी अमित रेणु ने बताया कि हादसा अंधेरा होने के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल घायलों को सुरक्षित निकालकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इसके साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। बहरहाल एसपी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे नक्सलियों की हताशा और कायरता का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को निशाना बनाना ये दर्शाता है कि नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस ब्लास्ट के बाद तिरिल पोशी और आसपास के गांव के ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में बिछाए गए ऐसे विस्फोटक आम ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे उनका अब जंगल जाना भी जोखिम भरा हो गया है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल इस इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। पुलिस का पोस्टर वॉर। पलामू में नक्सलियों के बाद सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पुलिस ने पोस्टर वॉर शुरू किया है। एक समय में नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वॉर की शुरुआत की गई थी। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता के बाद पुलिस ने सड़क हादसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अफीम की खेती, बाल विवाह एवं विभिन्न सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। इस लड़ाई में पुलिस पोस्टर का इस्तेमाल कर रही है। पलामू पुलिस पोस्टर वॉर को महत्वपूर्ण मान रही है एवं आम ग्रामीणों को इससे जोड़ रही है। पोस्टर के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और ग्रामीणों को कानूनी जानकारी एवं सलाह दी जा रही है। पलामू के सभी थाना प्रभारी स्कूली बच्चों से लेकर आम ग्रामीणों को एक एक बिंदु की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के नंबर को भी साझा कर रही है ताकि विपरीत परिस्थितियों में ग्रामीण मदद मांग सके। पुलिस के पोस्टर का कई इलाकों में असर भी नजर आने लगा है। पुलिस ग्रामीण इलाकों में पोस्टर को चिपका रही है, जबकि आधुनिक तकनीक को भी अपना रही है। पोस्टर का डिजिटल स्वरूप सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है ताकि विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पुलिस इस लड़ाई में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही है। थाना प्रभारी एवं विभिन्न पुलिस अधिकारी ग्रामीण से जुड़े कई सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़ रहे हैं एवं पोस्टर संबंधी जानकारी को शेयर कर रहे हैं। पुलिस पोस्ट के माध्यम से विभिन्न परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सलाह भी दे रही है और इसके गाइडलाइन के बारे में जानकारी भी दे रही है। तमिलनाडु सीआईडी का गिरिडीह में छापा। जमुआ से गिरफ्तार हुआ ठगी आरोपी। करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के एक आरोपी को तमिलनाडु सीआईडी की टीम ने गिरिडीह के जमुआ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गुलशन दराद जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज का रहने वाला है। तमिलनाडु सीआईडी की टीम ने मिर्जागंज स्थित उसके आवास पर छापेमारी कर हिरासत में लिया और ट्रांजिट रिमांड पर उसे साथ लेकर कोयम्बटूर रवाना हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुलशन दराद और उसके 5-6 सहयोगी के खिलाफ
कोयम्बटूर में एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला दर्ज किया गया था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुलशन कोयम्बटूर में एक टूरिज्म कंपनी चलाता था। जनवरी 2026 में उसके विरुद्ध कोयम्बटूर में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। इस मामले को लेकर तमिलनाडु पुलिस गुलशन की तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में मंगलवार को तमिलनाडु सीआईडी की टीम गिरिडीह पहुंची। यहां के बाद टीम जमुआ पहुंची। तमिलनाडु सीआईडी ने जमुआ पुलिस को बताया कि गुलशन और उसके आधा दर्जन सहयोगियों के खिलाफ कृष्णागिरी में मामला दर्ज है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी को भी दी गई। जानकारी के बाद एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश के बाद जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव की टीम कोयम्बटूर पुलिस को लेकर गुलशन के घर पर पहुंची और यहीं से गुलशन को गिरफ्तार किया गया। इधर आरोपी के परिजनों के अनुसार गुलशन लंबे समय से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है। उसे साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सीआईडी पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव ने आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर तमिलनाडु से सीआईडी की टीम पहुंची थी। आरोपी के खिलाफ कोयम्बटूर में बड़ी रकम के घोटाले का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की टीम उसे अपने साथ लेकर गई है। झारखंड पुलिस के 500 हवलदारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 9 मार्च से होगी ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से हवलदारों के प्रशिक्षण को लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयनित हवलदारों को 8 मार्च तक निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचना होगा। आदेश के मुताबिक कुल 500 हवलदारों को सीटीसी स्वर्णपुर मुसाबनी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित एसएसपी, एसपी, इकाई प्रमुख व प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को निर्देश दिया गया है कि सूचीबद्ध कर्मियों का निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में सुनिश्चित कराया जाए। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो हवलदार निलंबित हैं या प्रशिक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं जिन कर्मियों का वर्तमान पदस्थापन अन्यत्र हो गया है, उन्हें अपने नियंत्रक पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित करते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 मार्च से शुरू होगा, जो 12 सप्ताह चलेगी। प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों के नाम, हार्ड व सॉफ्ट कॉपी 16 मार्च तक उपलब्ध कराए। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रशिक्षण के दौरान नए आपराधिक कानून हो, न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा, ताकि पुलिसकर्मियों को नए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप दक्ष बनाया जा सके। 3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई थी महिला। आंध्र प्रदेश से किया गया सकुशल बरामद। दुमका पुलिस ने 3 बच्चों की मां को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बरामद कर लिया है, जो 1 महीने पहले ओडिशा के एक युवक से फेसबुक पर प्यार करने के बाद घर से भाग गई थी। ये मामला जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का है। दरअसल दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का ये मामला पूरी तरह से फिल्मी है। यहाँ की रहने वाली 30 साल की सुमा देवी पिछले महीने की 12 तारीख को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। वो अपने पीछे अपने 3 छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति निरंजन मंडल को छोड़कर चली गई थी। पति निरंजन ने सरैयाहाट थाना में आवेदन देकर पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई थी। उसने अपने आवेदन में लिखा था कि उसकी पत्नी लंबे समय से फेसबुक के जरिए एक युवक के संपर्क में थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच काफी तनाव भी रहता था। इधर पुलिस की जांच में ये सामने आया कि ओडिशा के उसी युवक से महिला का मोबाइल पर संपर्क हुआ और ये रिश्ता फिर प्यार में बदल गया। फेसबुक वाले प्रेमी ने महिला को एक शानदार जीवन के सपने दिखाए। इन्हीं बातों में आकर पिछले माह 12 जनवरी को वो घर छोड़कर फरार हो गई। उक्त युवक के साथ दुमका की ये महिला पश्चिम बंगाल से ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम पहुंच गई। वहां जाकर उसने पाया कि उसका सोशल मीडिया का प्रेमी एक झोपड़ी में रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करता है। महिला ने प्रेमी के साथ जो शानदार जीवन का सपना देखा था, वो सपना चकनाचूर हो चुका था। इधर तिलकपुर गांव में महिला के लापता होने से परिवार काफी परेशान था। 9 साल, 7 साल और 5 साल के 3 मासूम बच्चों की मां उससे जुदा हो गई थी। पति से आवेदन मिलने पर पुलिस हरकत में आई। महिला अपना फोन बीच बीच में ऑन कर लेती थी। इस कारण पुलिस को ये पता करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वो किन किन स्थानों से गुजर रही है। जब ये क्लियर हो गया कि वो स्थायी रूप से मछलीपट्टनम में रहने लगी है, तो पुलिस टीम वहां पहुंच गई। फरार नशे के तस्करों के खिलाफ रणनीति,
एनसीबी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में नशीले पदार्थों के तस्करी से जुड़े केस में फरार चल रहे तस्करों पर एनसीबी निगरानी रखेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनसीबी फरार तस्करों पर नजर के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी करेगी। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में वैसे अपराधी जो राज्य या देश छोड़कर भाग चुके हैं और अनुसंधान, अभियोजन या केस के ट्रायल के दौरान में अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर अब एनसीबी निगरानी रखने का काम करेगी। मामलों में फरार चल रहे हैं तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए एनसीबी मुख्यालय के डिप्टी डायरेक्टर नीरज कुमार गुप्ता की ओर से झारखंड पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। पत्र के अनुसार नशीले पदार्थ से जुड़े मामलों को लेकर 18 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में ये बात सामने आई थी कि नशीले पदार्थ से जुड़े केस में 252 आरोपियों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। फरार आरोपियों की सूची एनसीबी की ओर से सीबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद एनसीबी आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि 2027-28 तक प्रत्येक फरार को ट्रायल में उपस्थिति करने के लिए एनसीबी एक्शन प्लान तैयार करे। इसी के निर्देश के बाद ये कार्यवाही की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में नशीले पदार्थ से जुड़े केस में कई आरोपी राज्य और देश छोड़कर फरार है। फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एनसीबी ने झारखंड सीआईडी को पत्र लिखकर पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। एनसीबी ने पत्र में सीआईडी मुख्यालय को रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट भी भेजा है। एनसीबी द्वारा भेजे गए फॉर्मेट में आरोपी का नाम, दर्ज केस, आरोपी कहां का रहने वाला है, आरोपी के केस में चार्जशीट की स्थिति क्या है, केस गैर जमानती वारंट होने की स्थिति क्या है और आरोपी के अंतिम लोकेशन की जानकारी क्या है। झारखंड सीआईडी से इन सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। झारखंड सीआईडी ने फरार आरोपियों के बारे में राज्य के सभी जिलों के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर लिखा है। सीआईडी के लेटर में कहा गया है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में शामिल उन भगोड़े आरोपियों की लिस्ट जल्द से जल्द दी जाए जो जांच, केस या ट्रायल के लिए पेश नहीं हो रहे हैं और जिनके देश से भागने का शक है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।